आज 1 तारीख के दिन जो बजट आए हैं उनके स्वागत में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी स्पीच दर्ज किए हैं अपने यहाँ पार्लियामेंट में, तो आप लोगों को तो बजट के बारे में सारी चीजें पता चल गया है। उन्हीं पे कुछ आज डिस्कशन रखा गया है, जिसके लिए हमारे चीफ गेस्ट हैं खेमचंद शर्मा जी। वी ऑल आर वेलकमिंग। और आवर रिस्पेक्टेड मैनेजिंग पार्टनर केटिया सर और संतोष मैम। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम मेरे वक्तव्य के बाद इनका वक्तव्य सुनेंगे और सरकार की क्या विचारधारा है, इनकी पार्टी किस तरीके से सोचती है और इस बजट में जो चेंजेस आए हैं उनके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें जो है खेमचंद शर्मा जी हमें बताएंगे। इससे पहले बजट के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि ये अमृतकाल का बजट और जो 2024 में चुनाव होना है उससे पहले का पूर्ण बजट, क्योंकि चुनाव पीरियड में जो है अंतरिम बजट पास होता है कुछ महीनों के खर्चों के लिए, तो ये पूर्ण बजट था और सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें बहुत ज्यादा आएंगी। लेकिन जो 2014 से जो परिवर्तन का माहौल भारत में आया है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनको इलेक्शंस आते रहते हैं, इलेक्शंस जाते रहते हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि भारत कैसे सशक्त बने। उस दिशा में बजट जो है, शुरू से बजट उसी दिशा में आता गया है और ये बजट भी उसी दिशा में है कि भारत को सशक्त बनाना है। डिफेंस मैकेनिज्म जो भारत की है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस का जो से हमारी आर्मी है, उसको मजबूत बनाना है। भारत की तरफ कोई नजर उठा के न देख सके। भारत माता की जय। थैंक यू। आप कई कंपनियां चलाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, स्टार्टअप क्रिएट करने वाले हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लीड करने वाले हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड भी करने वाले हैं। जैसे आज हमारे कई लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं, कल आई एम श्योर कि आप में से कई लोग उस लेवल पे होंगे। ऐसा मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मेरे को विश्वास भी है जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और जिस गाइडेंस में आप लोग काम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बीजेपी शुभचिंतक मंडल, एक ग्रुप ऑफ द प्रोफेशनल्स है जो गुड गवर्नेंस पे काम करता है, उसने ऑर्गेनाइज किया और इसमें मेरे को एज ए स्पीकर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभचिंतक मंडल का। केडिया जी को एज ए एक्सपर्ट बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी। डिटेल में टेक्निकल में नहीं जाना चाहूंगा, आप सभी टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट हो, लेकिन इस बजट के पीछे मंशा क्या है। अगर टैक्सेशन में छूट मिली है तो कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की कलेक्शन का कम होगा, तो गवर्नमेंट दूसरी जगह जो खर्चा करना चाहती है वहां पे उसको थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए टैक्सेशन से कम हो रहा है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगा, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास पे या लोअर मिडिल क्लास पे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो सबसे बड़ी जो मंशा थी वो थी ईज ऑफ टैक्सेशन, कि हमें टैक्सेशन को सुविधाजनक बनाना है, सिंपल बनाना है। जो हुआ है कॉम्प्लिकेटेड होता है, टैक्सेशन ऑफिसर परेशान करता है, परेशान कर सकता है, बहुत सारी चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड होती थी उसको हटाना है और सीधा सीधा सरल फॉर्म बना दिया है। आपकी जो इनकम है सरल फॉर्म में पॉपुलेट हो जाती है। अगर टीडीएस कटा है, टीडीएस भी पॉपुलेट हो जाता है। अगर आपका बैंक का इनकम है, आप अपने अकाउंट्स की डिटेल डालो, सब कुछ पॉपुलेट हो जाता है। एक नई टैक्स रिजिम भी लाए, बहुत सारी एग्जम्पशंस को हटा के उसमें सीधा एक फ्लैट स्ट्रक्चर दिया है। अगर आप एचआरए नहीं देते हो या नहीं दे पा रहे हो या फिर उसकी स्लिप्स नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अपना सिस्टम है, हम रेंट पे रह भी रहे तो भी हमें स्लिप नहीं मिलती, स्लिप नहीं मिलेगी तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता। और भी बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं जो अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है। या फिर हम उनके पेपर यदि संभाल के नहीं रख पा रहे हो, जो हमारी फाइल खुली तो अपने आप में प्रॉब्लम हो गया, पेपर थी भी, खर्चा किया भी, लेकिन वो पेपर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें अगेन प्रॉब्लम होगी। इन सब चीजों को हटाने के लिए, सीधा सीधा बेनिफिट देने के लिए, टैक्स देने के लिए, अपने नागरिकों को उत्साहित करने के लिए ये सिंप्लीफिकेशन किया गया।
और इसके बाद जो 35,000 की जो कमी दिख रही है, हमारी सरकार को उम्मीद है कि नया जो पार्टिसिपेशन होगा टैक्सेशन में, उससे उसकी भी काफी हद तक भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लोग और पार्टिसिपेशन करेंगे, चाहे जीरो टैक्स के साथ फिलिंग करें, स्लोली इनकम तो बढ़ रही है, संसाधन दिए हैं, तो वो टैक्स देना भी शुरू करेंगे, सिस्टम में जुड़ेंगे, अपने पैन कार्ड को आधार बना दिया है, आपकी मोस्टली जितने भी ट्रांजेक्शन है तो वो आपकी आइडेंटिटी होगी। दूसरा इसका इंटेंशन है कि आने वाले भविष्य के लिए हमारा भारत तैयार हो, आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें होंगी, नॉट ओनली द फाइनेंस, डिफेंस, आपका सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑल सेक्टर्स विल हैव अ टेक्नोलॉजी। इवन आप यहाँ जिस ऑफिस में बैठे हैं, इसका भी बहुत सारा काम ऑटोमेशन हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो ऑटोमेटेड हो जाएगा तो कई लोग हमारी जो जॉब है वो रिडंडेंट हो जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी, तो उनको फिर काम कहाँ से मिलेगा? अगर आज ना सोचेंगे तो भविष्य में काम मिलेगा नहीं। उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, फ्यूचरिस्टिक सोच और विजन रखा गया है। 100 से ज्यादा लैब स्थापित की जाएंगी जहां पे 5G इनेबल्ड टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा, इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, वहां पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाएगा, उस पर रिसर्च की जाएगी और उसको इंडस्ट्री को दिया जाएगा, उसको संस्थानों को दिया जाएगा, ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो। उसकी जो डिमांड भारत में जनरेट हो रही है उसकी भी भरपाई हम अपने आप से कर सकें, साथ ही साथ पूरे विश्व को ना सिर्फ सर्विस बल्कि हम IoT और 5G इनेबल्ड डिवाइसेज, AI इनेबल्ड डिवाइसेज हम वो बना के दे सकें, सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये विजन इस बजट में रखा है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें जॉब की बात नहीं की गई, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, मतलब 100 लैब में जो लोग काम करेंगे वो मशीनें काम करेंगे, लोग नहीं करेंगे। 100 लैब से जो आउटपुट आएगा, जो लर्निंग आएगी, उससे जो संस्थान स्टेब्लिश होंगे, उनसे पूछा जाए उन संस्थानों से जो काम जनरेट होगा वो कौन करे? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ पे? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर है। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर है तो उस समय हमने टेक्नोलॉजी सीखी तो हम आज काम कर पा रहे हैं।